अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मजहर शेख और आप देख रहे हैं अशरफ न्यूज़। दोस्तों, यतीम खाने के ताल्लुक से या कहें कि सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के ताल्लुक से रिजवान भाई कादरी की काफ़ी इंटरव्यू हो चुके हैं, लेकिन आज हम सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के उन पहलुओं पर नज़र डालने जा रहे हैं जो किसी भी इंटरव्यू में लोगों के सामने नहीं आए। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि वक्फ बोर्ड के तहत गुजरात में सबसे बड़ा कोई इदारा है तो वो है सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी, जिसके मातहत 34 मस्जिद, 5 कब्रस्तान, 5 बड़े मज़ारात, इसके अलावा लंगर खाना, टंकार खाना और साथ ही 900 से ज़्यादा मिलकतें इसके मातहत है, जिसे संभालना बड़ी ही जिम्मेदारी का काम है। दोस्तों, रिजवान भाई कादरी जो 2009 में सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी में अपने मेंबरों के साथ में ज्वाइंट हुए और इन्होंने यहाँ पर जिम्मेदारी निभाना शुरू किया। उसके बाद 2024 तक यानी कि 15 सालों में इन्होंने वहाँ पर जिम्मेदारी निभाई। तो आज हम ये जानेंगे कि रिजवान भाई कादरी जिस वक्त सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी में जब इन्वॉल्व हुए उस वक्त वहाँ के हालात क्या थे, किस पोजीशन में चल रहा था, और फिलहाल जब वहाँ से निकले उस वक्त क्या पोजीशन है। कई उतार चढ़ाव भी इसके दौरान आए, लेकिन ये सब बातें हम जानेंगे रिजवान भाई कादरी से। रिजवान भाई, आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। रिजवान भाई, 15 सालों में जब आपने सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी का अपने साथियों के साथ जो वहीवट संभाला, उस वक्त वहाँ पर इकोनॉमिकली पोजीशन क्या थी? सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी 1914 से यानी 100 साल से जब पुराना इदारा है। और ये इदारे में मतलब वक्फ जिस तरह से मतलब में किया जाता है, वक्फ में कंसेप्ट क्या होता है कि साहब माल प्रॉपर्टी को डोनेट करते हैं और उसके मेंटेनेंस में से मस्जिदों का रख रखाव और मज़ारों का रख रखाव, कब्रस्तान का रख रखाव होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम जब ट्रस्टी बन के आए, जब मुश्किल से उसकी पर मंथ की आमदनी 63,000 रुपीज़ थी और खर्च तकरीबन 2.5 लाख रुपये, 63,000 रुपये। 63,000 रुपये के करीब था और खर्चा मतलब में 2.5 लाख रुपये के करीब था। यानी सोचने की बात है, जिस तरह से आपने बताया कि गुजरात का वन ऑफ दी मेजर सबसे बड़ा इदारा हो, उसके बावजूद और अल्लाह ताला ने जो निज़ामत बनाई है वफ़ की निज़ामत, वो निज़ामत होने के 900 प्रॉपर्टी होने के बावजूद मतलब मैं प्रॉपर्टी को मतलब मैं दो एंड मिलाना बहुत मुश्किल होता था। मुश्किल से इमामों का पगार, अपने फराज का पगार 700 रुपये से 1000 रुपये के बीच में, बांगी का पगार 1500 से 2000 के बीच में, इमामों का 3000 से 6000 के बीच में पगार होता था। यानी 6000 भी नहीं कह सकते, 3 से 4000 के बीच में पगार होता था। वो सोच के मेरे को जब अजीब फील होता था, क्योंकि मैं आर्किटेक्ट हूँ, मैं मेरी ऑफ़िस चलाता हूँ, मेरी ऑफ़िस के अंदर मतलब मैं स्टाफ है तकरीबन 4 प्यून है। 4 प्यून को मतलब मैं उस टाइम पे सैलरी रफली 10,000 से 20,000 के बीच में देता था। मेरी प्यून की मैं सैलरी की भी 2009 में? 2009 में। अच्छा। तो मुझे फील होता था कि मैं मेरी ऑफ़िस में प्यून को इतना बढ़िया सैलरी दे सकता हूँ, तो इमामों को ऐसा सैलरी क्यों नहीं दे सकता? स्टाफ को सैलरी ऐसे कैसे दे सकता है? उस वक्त इमामों की मैक्सिमम सैलरी कितनी होगी? मेरा मानना है 3 से 4,000 से ज़्यादा कुछ सैलरी नहीं थी। अच्छा। यानी मुश्किल से 3-4 हज़ार के ज़्यादा कोई सैलरी नहीं थी। हम्म। यानी ये सोचने वाली बात है। वो भी क्यों था? उसमें भी मैं बता रहा हूँ कि ये सब कुछ करने के बाद आपने जैसे बताया कि 34 मस्जिद है, 6 कब्रस्तान है, सॉरी 5 कब्रस्तान है, 6 मौज़ोलियम है। ये सबको मतलब में देखा जाए तो कहते हैं तकरीबन अपने 100 आदमी के बदी करीब का स्टाफ। अब वो आदमी का मतलब मैंने जिस तरह से आपको बताया कि ये सब इतना स्टाफ होने के बावजूद 2.5 लाख के खर्च में हम लोग वो मैनेज करते थे। तकलीफ़ वो थी कि 2.5 लाख भी हमको मैनेज करना बहुत मुश्किल लगता था। उस वक्त पे हम लोग मतलब मैं कहीं ना कहीं साहब माल से लोग कभी कभी लोन लेने पड़ती थी, कभी मतलब मैं वफ़ यतीम खाने से लोन लेते थे, कभी अलग अलग लोगों से पैसा लेते थे। तो ये एक सोचने वाली बात थी कि इतना बड़ा रिसोर्सेस वाला 900 प्रॉपर्टी होने के बावजूद हम उसको मतलब में दो एंड में मिला सकते, तो वो हमारे लिए बहुत एक कहते ना कि बहुत यानी शर्म की बात थी, ये वाली बात थी। फिर हमने उसको सोचा कि वफ़ का मकसद क्या था। हमारे जो अल्लाह ताला ने जो निज़ामत बनाई है, वफ़ का मकसद ये हैगा कि जो जैसे मैं यहाँ पर आपको पूछ रही थी कि 900 प्रॉपर्टीज यानी 900 प्रॉपर्टीज का जो किराया आता था वो बहुत कम था। 63,000 रुपये ही था ना, बराबर। कम था यानी सिर्फ सबका टोटल मार तो 63,000 रुपये ही था। बराबर। यानी वो सोचने वाली बात है कि मैं आपको जो आपने समझा थोड़ा क्लियर करा, वो वाली वो सोचने वाली बात है कि यानी प्रैक्टिकली मैं भी वही बताता कि वफ़ का मतलब मकसद क्या था। मकसद ये हैगा कि मतलब मैं जैसा कि जैन लोग मंदिर बनाते हैं या कोई इंस्टीट्यूट बनाते हैं, तो क्या करते हैं कि 2-5 करोड़ रुपये अपने एफडी कर देते हैं और एफडी की आमदनी आती है, आमदनी में से मतलब में उसका मैनेजमेंट चलता है। इस्लाम में हम लोग इंटरेस्ट मना कहते हैं,
एक, ज़कात मस्जिदों में चलता नहीं है। दो, तो उस वक्त में मतलब में वफ़ क्या होता है, वफ़ के अंदर मतलब में साहब माल होता है, वो मतलब में मस्जिदों को प्रॉपर्टी डोनेट करता है। हर एक 900 प्रॉपर्टी है, और समझो 30, तकरीबन मैं अभी एवरेज समझने के लिए कहता हूँ, 30 मस्जिद है और 900 प्रॉपर्टी है। तो एक प्रॉपर्टी पे 30, एक मस्जिद पे 30 प्रॉपर्टी है रफली। हम्म, जो एक प्रॉपर्टी में से 1,000 रुपये किराया आना चाहिए, तो हर एक प्रॉपर्टी का 30,000 रुपये आना चाहिए। बिल्कुल। और 30,000 रुपये आती है, तो मतलब मैं 900 प्रॉपर्टी के हिसाब से देखा जाए, तो मतलब मैं टेक्निकली देखा जाए तो 9 लाख रुपये किराया आना चाहिए। यानी यूँ सोचने की वाली बात है कि 9 लाख रुपये आना चाहिए, उसकी जगह पे सिर्फ किराया आ रहा था 63,000 63,000 रुपये, रुपये। और खर्च था 2.5 लाख रुपये, बिल्कुल। क्योंकि मस्जिदों का लाइट बिल भी देना है। हम्म, मस्जिदों में मतलब मैं वज़ू कर रहा, तो मतलब मैं लाइट बिल का लगेगा, फिर पंखे की लाइट अपने लगेगी, वो लगेगा, तो सबको दो छेड़े मिलाना बहुत मुश्किल था। तो ये चीज़ों में हमने जद्दोजहद की। जद्दोजहद में बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ सिंपल कॉमन सेंस की बात है कि प्रॉपर्टी है, रिसोर्सिस है, उसका किराया बनना चाहिए। हम्म, दूसरी बड़ी बात अभी मैं करता ही नहीं हूँ, सिर्फ उसी पे पहला फोकस था हमारा, हम्म, और वो फोकस पे हम लोग ने मतलब कोशिश की, और वो फोकस पे धीमे धीमे काम करते गए। लोगों को बैठे बातें करते गए, उनको कन्विंस करते गए, लीगल फाइट करते गए, और इस तरह से करते करते मतलब मैं अलग अलग पड़ाव आते गए। जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा कि एक वक्त पे पड़ाव ऐसा आएगा, किराया मतलब हमारी आमदनी 63,000 से 1.5 से 2 लाख रुपए हुई, खर्च 4 लाख रुपए हुआ, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा भी है ना कि सिर्फ पैसा आता है, और पैसा आता है तो पैसे के सामने मतलब मैं यानी कोई आमदनी यानी स्टाफ की सैलरी नहीं बनाते बढ़ाते, तो वो भी चलता नहीं है, क्योंकि वो बेचारा खाएगा क्या, यानी वो वाली भी बात है। यानी और फिर मतलब मैं अपने कितनी बार इमामों पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई इमाम वक्त पे नमाज़ नहीं पढ़ाता, नमाज के टाइम पे मतलब मैं कुछ काम धंधा करने चला जाता है। तो वो इल्ज़ाम भी लगाते, तो हमारे को भी दिल में लगना चाहिए, फील होना चाहिए ना कि बेचारा उसके 2 बीवी बच्चे हैं, तो कैसे घर चलाएगा। तो वो भी सोचने वाली बात है कि भाई इमाम जब मतलब मैं कहीं और जॉब करता है, जॉब करते करते यहाँ पे आता है, और यहाँ मतलब 2-3 हज़ार रुपये के लिए मतलब मैं एक्स्ट्रा वो होता है, वहाँ से 5-6 हज़ार रुपये कमाता होगा, 5-2-3 हज़ार रुपये यहाँ कमाता होगा, मुश्किल से 9-10 हज़ार रुपये में घर चलाता होगा। ठीक। और 9-10 हज़ार में घर चलना मुश्किल, उस ज़माने में भी मुश्किल है, और आज मतलब में 20-25 हज़ार में भी चलना थोड़ा मुश्किल है। यानी वो वाली बात है। तो इसकी वो सोच के हम लोग ने लगा कि इसमें कोई काम करना चाहिए, और डेफिनेटली मतलब मैं दौर अलग अलग वक्त आते गए, फिर मतलब मैं ऐसा हो गया कि मतलब मैं अभी अभी की मैं बात करूँ, तो अभी मैं हमारी आमदनी रफली 15 से 16 लाख रुपए, मैं कॉन्फिडेंटली 16 लाख कह सकता हूँ, समझदारने के लिए 15 से 16 लाख रुपए बताता हूँ, और खर्च हमारा 12 लाख रुपए के करीब है। यानी एवरी मंथ इतना हम कह सकते हैं, हम लोग अभी 2-3 लाख रुपए सरप्लस पे चले गए। और ये करने के साथ जो 2.5 लाख खर्च था, वो 10 से 12 लाख खर्च हुआ, तो उसमें लाइट का बिल बढ़ गया, मस्जिदों में एसी भी लग गए, तो उसका भी बढ़ खर्च हुआ है। मगर सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी थी इमामों का पगार, बराबर। स्टाफ का पगार, इसलिए इमामों का नहीं, पूरे सब स्टाफ का पगार। इवन आपको मैं मुश्किल से बताऊं कि ऐसा होता था कि एक मस्जिद की सफाई यानी सफाई कामदार को 200 रुपये सिर्फ दिए जाते थे। अच्छा। अब 200 रुपये में उसके पास क्या एक्सपेक्ट करो एक महीने के, कि वो एक बेचारा महीने का मस्जिद की 200 रुपये। सफाई करेगा। हम्म, और हम लोग बोलते हैं पाकि साफी आधा ईमान। तो बिल्कुल। सोचने वाली बात है कि हमारे मस्जिदों के टॉयलेट बदबू आए, और मतलब मैं आदमी को हम लोग कैसे धमकाए, उसको कैसे काम किया, भाई तू काम कर। बात है, तो ये सब चीज़ों पे हम लोग ने गौर करा, सब चीज़ों पे प्रॉपरली काम किया, और काम करते करते मतलब मैं ये स्टेज पे हम लोग लेके आए। अच्छा, एक बात बताइए रिजत भाई, कि यहाँ पर जो है यतीम खाना भी है, उसे भी चला रही, तो यतीम खाने की जो इनकम है वो अलग है, और ये 900 प्रॉपर्टी जो है उसकी इनकम अलग है। यानी मैं देखो उसको थोड़ा और सिस्टमेटिक समझाने की कोशिश करूँगा कि ये भी एक सोच, आपने बिल्कुल सही बात की कि हम लोग ट्रस्टी बन गया जब मतलब मैं, काफ़ी लोग कहते थे कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी को पैसों की क्या ज़रूरत है, वो तो पैसे वाला इदारा है। हम्म, डेफिनेटली पैसे वाला इदारा है, मगर पैसा इस्लाम के अंदर पैसा नाम के साथ नीयत के साथ जुड़ा हुआ है, मनसा के साथ जुड़ा हुआ है। ज़कात का पैसा मस्जिद में इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिल्कुल। और मतलब मैं जो पैसा दूसरा आता है तो मतलब मैं ऐसा क्या, यतीम खाना ज़कात के पैसों से चलता है। तो यतीम खाने के पास अल्हम्दुलिल्लाह वॉक इन फंड देने वाले डेफिनेटली बहुत काफ़ी अच्छे लोग थे, तो डोनर अच्छे थे, कि मतलब मैं यतीम खाने का बच्चा हमारा बेहतरीन से बेहतरीन खाए बगैर नहीं सोया है। अच्छा। तो वो वाली बात थी। तो मतलब मैं यहाँ डोनेशन के लिए पैसा आता था, क्यों, क्योंकि वो भी सोचने वाली बात है कि भाई मुसलमान के लिए 2.5% जक़ात निकालना कंपलसरी है। बराबर। तो वो 2.5% जक़ात के अंदर मतलब मैं उसके एग्जॉस्ट हो जाता है, तो लीला का फंड देता ही नहीं है। तो वो वाली बात होती है। तो यहाँ यतीम खाने पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पैसा था, और यही होता था कि यतीम खाने के पैसे ज़रूर पड़ती थी तो यहाँ से हम लोग उधार लेते थे, कर्ज अस्ना लेते थे। अच्छा। और ऐसा भी मौका था कि यतीम खाने पास से मैक्सिमम लिमिट, हम लोग जब एक टाइम पे आ गए थे तो वो मैक्सिमम उधार हो गया था तकरीबन 60-70 लाख के करीब है। अच्छा। तो भैया क्या, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि मतलब मैं खर्च होता है, हम्म, 50,000 रुपये आ रहे हैं, 2 लाख रुपये खर्च हो रहा है, तो हर महीने 1.5 लाख रुपये का लॉस हो रहा है, तो साल का 15-20 लाख रुपये का लॉस हो गया। बिल्कुल। ऐसे 5-7-10 साल के पचे सोचो तो मतलब 20 लाख मल्टीप्लाई 10 साल सोचो तो मतलब 2 करोड़ रुपये होना चाहिए। मगर 2 करोड़ की जगह पे सिर्फ 50 लाख रुपये का लॉस हुआ था, क्यों,
क्योंकि 85 लाख रुपए का लॉस होना इसलिए वो अपने ये बात हुई कि बाकी का फंड आती है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती थी। तो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर का पैसा आता था, वो उससे मतलब में दो एंड मिलने की भी कोशिश होती थी। यानी पहले तो ये समझने की जरूरी है कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के पास दो किस्म के जेब है, एक ज़कात का पैसा है और एक लिल्ला का पैसा है। बिल्कुल। लिल्ला का पैसा यानी प्रॉपर्टी जो वक्फ करी हुई है उसका इनकम आमदनी में से आता है वो पैसा, बिल्कुल। और लिल्ला को डोनेशन दिया किराए का पैसा, किराए का और ज़कात का पैसा ज़कात का पैसा को यतीम मिलता है खाने के वो। लिए। तो कैसा है कि यतीम खाने का पैसा मस्जिदों में नहीं लग सकता। यानी कितने में लोगों को हमको समझा समझा के थक गए कि भाई यतीम खाने के पास जो पैसा है वो वक्फ अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी का पैसा है, मगर वो मनसा से जुड़ा हुआ है, वो पैसा आप कहीं भी नहीं वापर सकते। बिल्कुल। तो वो समझने की जरूरत थी, तो लोगों को वो समझदारी नहीं थी। किराएदार से भी हम लोग बात करते थे तो किराएदार ऐसे तरह से बात करते थे, भाई हम तो बहुत गरीब है, हमारे को पैसों की जरूरत, हमारे को तकलीफ है, आपके पास तो बहुत पैसा है, आप हमारे को मतलब मैं सस्ते में मतलब प्रॉपर्टी देते। उनको समझाते थे कि भाई देखो आप जो गरीब हो तो पहले तो प्रूव करो कि आप गरीब हो। इवन हम लोग घर पे उनके जाके पर्सनली विजिट करते थे, तो कोई के घर पे कंप्यूटर होते थे, कोई के घर पे एसी लगे होते थे, कोई के घर पे मतलब और सबसे बड़ी कॉमन बात करो कि हर एक के घर पे चैनल, टीवी वाले चैनल लगे हुए थे। अच्छा। तो उस वक्त पे मतलब 250 से 300 रुपये पर मंथ चैनल का किराया का भारी रेट चलता था, और उनको 10 या 20 रुपये किराया, मकान का किराया सिर्फ महंगा पड़ता था, 20 रुपये किराया, मगर तफरी के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए उनको 250 रुपये महंगा नहीं लगता। तो ये सब चीज़ों को हम लोग एनालिसिस करते थे, उनको कन्विंस करते थे, उनको समझाते थे, उसके साथ बात करते थे। अभी मैं उसको ये वाली बात पे आया यतीम खाने की वाली बात थी, और दूसरा मैंने आपको ये जैसे बात की, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने ये दौरान में जो काम किया वो काम देख के यतीम खाने का मैं इस तरह से एग्जांपल दूंगा कि यतीम खाने की हम लोग जब नए ट्रस्टी बन के आए, तकरीबन उस साल 25 लाख के करीब मतलब में डोनेशन आया था, जो ज़कात का डोनेशन आया थे। अभी हम लोग जब गए छिल्ले 1 करोड़ 20 लाख रुपए के करीब डोनेशन आया। अल्हम्दुलिल्लाह ये मतलब में काम जो हो रहा है वो यही एक ही चीज़ कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा काम देख के लोगों को हमारे पे भरोसा पड़ा, और काम के अंदर ट्रांसपेरेंसी से भरोसा पड़ा, उसकी वजह से मतलब में ये चीज़ बनी हुई कि डोनेशन बढ़ता गया। ये ज़कात के डोनेशन की बात करी, और अपने किराए की इनकम की हम लोग ने प्लस करने वाली बात करी, और किराए की इनकम को प्लस करते करते जो सरप्लस पैसा बचा, यानी वक्फ का मतलब ही जो है वो मैं उस पर करने में आता हूँ कि खर्चे है 12 लाख रुपए, इनकम आमदनी है 15 लाख रुपए, हर महीने 3 लाख रुपए बचने लगे। कि आप जो ये है यतीम खाने का अलग से ज़कात का फंड आता था, और इसी तरीके से यतीम सुन्नी मुस्लिम वक़्फ़ कमेटी में जो है वो लीला रकम का या किराए की जो आमदनी आती थी वो अलग आती थी। इसको आप मेंटेन किस तरीके से करते थे? जिस तरीके से पहले तो लिखाई हुआ करती थी, इस तरीके से बाद में कंप्यूटर दौर आया। यानी मैं आपको कहूँ, हम लोग ने जब से स्टार्ट किया, जब से मतलब मैं नियरली कंप्यूटर पे काम किया हुआ है। डिटेल आउट में थोड़ा एक्सप्लेन करने की ज़रूर करता हूँ कि पैसा तो आएगा, अब मेरे पास पैसा है, एक ही जेब में दोनों में पैसा रख दूंगा तो कन्फ्यूज़न होगा, मेरे पास 100 रुपये इसके आएंगे, 200 रुपये इसके आए, खबर नहीं होती थी। इसलिए मतलब मैं हम जब गए हम आए उससे पहले हमारे वाले ट्रस्टियों ने ये इसको मनसा को समझ लिया, इसलिए हर एक बैंक का मनसा के हिसाब से बैंक अकाउंट अलग बना दिए थे, और वो बैंक अकाउंट को हम लोग ने और स्पेसिफाई करे और सिस्टमेटिक करे और सिस्टमेटिक करके करे। हमारा मतलब हम लोग अपने अकाउंटेंट को ये बात करते थे कि आप जब रिसिप्ट बने, हम लोग ने अलग अलग कलर की रिसिप्ट बुक बना दी थी कि भाई ज़कात के रिसिप्ट ये कलर की बनेगी, मतलब इमदाद की रिसिप्ट ये बनेगी, लिल्ला की ये बनेगी, अपने उसर की रिसिप्ट ये बनेगी। इस तरह से मतलब में अलग अलग पर्पज़ के सदक़े किया गया, जो पर्पज़ होते थे वो पर्पज़ के वो रिसिप्ट बुक का इस्तेमाल होता था, और वो रिसिप्ट का वो पैसा अलग अलग ड्रॉअर में अलग अलग यानी पॉकेट रखे जाते थे, उसके अंदर पैसा जमा करते थे, जिससे अकाउंट मेंटेन करना इजी हो कि आज ज़कात का पैसा कितना आया, वो 0 हो जाएगा, चेक कर लेंगे कि भाई आज ज़कात का पैसा इतना आया, रिसिप्ट के साथ चेक हो जाएगा, सब कुछ होगा। 100% हमारा एक सिस्टम था कि मतलब में कोई भी पैसा आए उसकी रिसिप्ट बनना कंपलसरी ज़रूरी है। एक सेकंड चीज़ हमारी सिस्टम भी ये थी कि कोई भी पैसा आए, पैसा कभी भी वापरना नहीं है, पहले बैंक में डिपॉजिट करना ज़रूरी है। क्यों कि हमारे पास जो पैसा है वो रिकॉर्ड में कंपलसरी बैंक में जाएगा, तो उसको अपने अकाउंट पे रिकॉर्ड पे आ जाएगा। तो वो भी होगा। हम लोग ने अलग अलग पर्पज़ के हिसाब से अलग अलग अकाउंट बनाए, अलग अलग अकाउंट के बनाए में मतलब मैं वही अकाउंट का जो पैसा की रिसिप्ट बनती थी उसी वही अकाउंट में जमा होते थे, और वो जमा होने के बाद वो पैसा बैंक में जमा होता था। तो जिससे मतलब मैं सिस्टम में हर चीज़ को एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करी। और अब एक्सपेंस की बात करें, पैसा जो आया, पैसा हर चीज़ अकाउंटेबल हो गया। अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी का एवरी ईयर एनुअल रिपोर्ट पब्लिश होता है। एनुअल रिपोर्ट पब्लिश में हर एक बंदे ने जितना भी डोनेशन दिया उसका सबके नाम के साथ पब्लिश होता है। हम लोग पहले जब ट्रस्टी बने, जब तकरीबन मतलब मैं 100 रुपये जिसने जो भी डोनेशन देता था उनके नाम के साथ पब्लिश होता था, और 100 रुपये से कम देने वालों का मतलब मैं, क्योंकि नंबर ऑफ पेज बढ़ जाते थे, नाम पब्लिश नहीं होता था। मगर छेल्ला रिपोर्ट हमने जो हुआ तो जब हम लोग ने उसको 500 रुपये तक ला दिया। क्यों? क्योंकि उसके बावजूद हमारा अपने लिस्ट बहुत लंबा बनता था।
तो हमारे मतलब में समझो ना कि हर एक इंसान जो शुरुआत के अंदर 100 रुपये से ज़्यादा देता है, हर एक इंसान का नाम पब्लिश होता था। 100 रुपये से कम देने वाले का नाम पब्लिश नहीं होता था, मगर रिसिप्ट तो बनती थी, उनका बैंक में पैसा जाता था या रिकॉर्ड पे आता था। इसी तरह से छिल्ला में छिल्ला एनुअल रिपोर्ट देखोगे तो पहले एनुअल रिपोर्ट हमारे समझो 100 पेज का होता था, अभी 250 से पौने 300 पेज का हो जाता है। उसके बावजूद नाम पब्लिश नहीं करना नहीं सकते, तो पैसा भी, डोनर भी बढ़ गए ना, देने वाले भी बढ़ गए, तो उसके हिसाब से मतलब में ये होता था। और अब ये पैसा जो बैंक में जमा होने के बाद की आगे के सिस्टम की मैं बात करूँ, ये पैसा जमा होने के बाद हमारी कोशिश ये रहती थी कि हर एक मैक्सिमम पैसा अकाउंट पे चेक से दिया जाए। अच्छा। कभी भी कोई पैसा मतलब मैं कैश का वहीवट नहीं करने का। कैश क्या करते थे कि पेटी कैश से मतलब मैं 15-20 हज़ार रुपये पैसे विड्रॉ करें, जो परचूरण खर्चे बोलते हैं, वो परचूरण खर्चे को उसमें से मैनेज करते थे। जब वो पैसा खलास होता है, नई चेकबुक, नया पैसा अपने बैंक से विड्रॉ करते हैं और उसी बनते हैं, यानी प्रैक्टिकली हर पैसा अकाउंटेबल हो जाएगा, हर पैसा का प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाएगा। वो सिस्टम हम लोग ने बनाई, जैसा ये अकाउंट इसी में तो इधर पैसा वपराएगा, ये अकाउंट का इधर है तो इधर ही पैसा वपराएगा, इधर का पैसा इधर ही वपराएगा, एक पैसा दोनों में मिक्स नहीं होगा। बराबर। तो हमारा कंसेप्ट क्लियर रहेगा कि भाई हमारा बजटिंग होता है एवरी ईयर कि कौन सा पैसा क्या वापरना, कैसे वापरना। इस तरह से अभी मैं जैसे बात करूँ कि यतीम खाने की बात करूँ, यतीम खाने में भी 25 लाख रुपए आते थे, 25 लाख के 1 करोड़ 20 लाख रुपए हो गए। अब यतीम खाने के बच्चे जैसे एग्जाम्पल ये 5 गुना हो गए, बच्चे 5 गुना नहीं हुए, तो हमारे पास भी वहाँ पर भी सरप्लस पैसा बचता था। तो देने वाले का नीयत क्या थी? देने वाले की नीयत थी ज़कात पैसा देता है, ये ज़कात अपने यतीम बच्चों के पॉइंट ऑफ से। तो ये पैसे को हम लोग ने अलग अलग तरीके से उसमें भी डिवाइड किया कि यहाँ हमारे यतीम खाने में जो पैसा यूज़ हो गया है, उसमें बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन सर्विसेज दो, बेहतरीन से बेहतरीन फैसिलिटी दो, बेहतरीन से बेहतरीन एक्सपोजर दो। उसके बावजूद भी पैसा बचता था, तो हमने क्या किया, अहमदाबाद की सब स्कूलों में हम लोग पर्सनली जाते थे और पर्सनली जाके उनको मतलब मैं वहाँ से रिकॉर्ड डेटा लेते थे कि भाई आपके पास यतीम बच्चों का जो भी लिस्ट है वो हमारे को दो। और वो यतीम बच्चों का लिस्ट स्कूल से लेते थे और स्कूल को सिंगल चेक से पेमेंट करते थे। और कब सब सोचो, कभी एक स्कूल है, हाँ। एक स्कूल के पास बच्चों का मतलब में जो लिस्ट आया उसमें 50 बच्चे का लिस्ट आया, फिर 25 बच्चों का लिस्ट आया, यतीम बच्चे यतीम 50। बच्चों का अदर्स, यानी यतीम खाने के अलावा अदर यतीम बच्चों का हम लोग ने एक फंड बनाया उसमें से। बराबर। तो उसमें से हम लोग पैसा इस्तेमाल करते थे। जकात का पैसा सरप्लस है तो इस्तेमाल तो करना है, हमारे पैसा बढ़ाना नहीं है। पैसा जो आता था वो पैसे को इस्तेमाल करते थे, उनको 0-0 पे लाने की हम लोग यानी यतीम खाने के बच्चे के अलावा भी जो यतीम बच्चे हैं वो स्कूल में बेहतर तरीके से पढ़ सकें, सही उसकी फीस आप अदा करते थे। यानी हाँ, यानी हर एक स्कूल के पास जाते और वो फीस भी कहते थे, स्कूल के पास जाते थे, स्कूलों को बोलते थे कि भाई आपके पास 12 महीने का लिस्ट है, 12 महीने में से 1 महीने का पैसा वो पेरेंट्स पास करवाते थे, 1 महीने का स्कूल के पास या 2 महीने का स्कूल के पास वे ऑफ करवाते थे, माफ़ी करवाते थे, और बाकी का पैसा सिंगल चेक वकफ कमेटी यतीम खाना दे देता था। तो इस तरह से एवरी ईयर जो हम लोग ने 5 लाख 7 लाख से स्टार्ट किया, जो लास्ट हम लोग ने 18 से 20 लाख रुपए यतीम बच्चों की भी, अदर यतीम बच्चों की फीस भरी। अदर बच्चे जो वहाँ यतीम खाने में रहने के अलावा बाहर यतीम अहमदाबाद की अलग अलग स्कूलों में पढ़ने वाले यतीम बच्चे। अच्छा। क्यों? क्योंकि देने वाले की नीयत तो यतीम बच्चों के लिए थी, वो सब बिल्कुल। इसी तरह से कितना फंड आता था उसको हम लोग मतलब में पूछते थे लोगों को, मतलब में एजुकेशन पर्पस के लिए आप देना है, क्योंकि जकात ही हैगी, मगर जकात कौन सी जकात है? एजुकेशनल पर्पस जकात। बिल्कुल। तो वो एजुकेशनल पर्पस की जकात हम लोग जब ट्रस्टी बन गया है, जब हमारे पास तकरीबन 20 लाख रुपए का फंड बढ़ा हुआ था, वो MI कादरी साहब है, उनकी फैमिली ने दिया हुआ था। उनकी फैमिली की ये नीयत थी कि यतीम खाने के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, यानी यतीम खाने छोड़ के जाते हैं बाहर और हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, तो उनकी उसमें से पढ़ाई की फीस भरी जाए। कि हम लोग ने एवरी ईयर कुछ ना कुछ करते गए, 25 का 35 हुआ होगा, 35 का 40 हुआ, 40 का 50 हुआ, 60 हुआ, इस तरह से सिस्टम करते गए। तो हम लोग ने पहली सिस्टम तो क्या स्टार्ट करी कि भाई सरप्लस पैसा बचा तो MI कादरी करके फंड का स्टार्ट किया हुआ, जो मतलब एजुकेशनल पर्पस के लिए, जो पढ़ाई के अंदर मतलब मैं अपने जकात के हकदार थे उनको हेल्प की। फिर अदर यतीम बच्चों के लिए हम लोग ने हेल्प करी। ये सब करने के बावजूद पैसा बचता था, तो हम लोग ने ये सिस्टम करी कि यतीम खाने के पुराने बच्चे, यानी आज वो बच्चा तकरीबन 25 साल का हो सकता है, 28 का हो सकता है, 30 का हो सकता है, 35 का हो सकता है, यतीम खाने में से यहाँ से जो बच्चे गए हुए वो बच्चों को हम लोग ने इन्वाइट फिर से बुलाया और बुला पूछा कि आप क्या काम करते हो, क्या जॉब करते हो, क्या बिजनेस करते हो, और आप जो जॉब करते हो वो वही वाली जॉब के लिए आप मतलब मैं जॉब करने की जगह पे वो वाले बिजनेस करते हो क्या। जैसा किसी ने एक बच्चे ने बताया था कि मैं मशीन, अपने यूटेंसिल यानी बर्तन होते घर में अपने खाना खाते वो बर्तन की पॉलिश करने वाले की नौकरी करता हूँ। तो हमने उसको किया कि भाई हम आपको यूटेंसिल पॉलिश करने का मशीन के पैसे दे देते हैं और वो आप मतलब में जॉब करने की जगह पे आप खुद का छोटा सा कारोबार शुरू करो। ऐसी को हम समझाते कि भाई आप 3 लाख रुपए यहाँ से ले गए हो, अब आप ये 3 लाख प्रॉपरली इंस्टॉलमेंट, कौन सा बिजनेस कर रहे हो उसमें आप कितना रिटर्न करोगे, 20 इंस्टॉलमेंट, 50 इंस्टॉलमेंट, 60 इंस्टॉलमेंट में आप रिटर्न करोगे। जैसा बिजनेस छोटी अमाउंट होती है तो छोटे कम इंस्टॉलमेंट हो जाते हैं और बड़ी अमाउंट है तो इंस्टॉलमेंट में थोड़े बड़े करते हैं।
मगर उसको बर्डन नहीं आना चाहिए, वो हम लोग ख्याल करते हैं कि वो पैसा इतना भी कमा सके कि वो पैसा कमाने के बाद अपनी फैमिली का भी गुजरान कर सके, पैर पे भी खड़ा हो सके, मगर सेविंग की एक आदत भी पड़े। तो ये सब कंसेप्ट को ध्यान में रख के हम लोग ने मतलब में जो आपने बताया कि सेल्फ हेल्प तकरीबन 31 लाख रुपए के करीब मतलब में वो चीज़ हम लोग अभी तक पैसा दे चुके हैं, और 31 लाख में से तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए रिटर्न भी आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें एक दो डिफॉल्टर है, अल्लाह उनको माफ़ करे, और हमारी कोशिश ये रहती है कि भाई वो ऐसे डिफॉल्टर ना बने। मगर उसके बावजूद हम लोग ने ये करी हुई और लोग काफ़ी अच्छे लोग पैर पे खड़े हो गए। और कितने लोगों से तो हम लोग ने एक मीटिंग करी में मतलब खाली एक बच्चे की मैं एग्जांपल दूं। एक बच्चे ने बोला कि मैं रेडीमेड कपड़ों वाले के वहाँ जॉब में जॉब करता हूँ। मैं कहा आपका सेठ, आप यूँ जॉब करते हो वैसी वाली बात मत करो, आपका सेठ क्या सोचता है वो आप सोचो। सेठ कैसा सोचता है, रॉ मटेरियल मैं कहाँ से लाऊंगा, मटेरियल में मतलब मैं समझो होलसेल खरीदूंगा तो कहाँ से मैं खरीदूंगा, कहाँ से मेरे को सस्ता पड़ेगा, किस तरह से मैं मार्केटिंग करूंगा, किस तरह से मैं मतलब मैं रिकवरी करूंगा। और ये सब आप सोचते जाओगे तो मतलब मैं आपकी सोच बदलेगी और आप नौकरियात की जगह पे मतलब मैं सेठ बनने की कोशिश करोगे। तो वो हमने उनको समझाया, बात करी। 3 वीक के बाद वो बच्चे को बुलाया, तो 3 बच्चे बोला मेरे को पैसों की ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला क्यों, 3 वीक पहले तो आप पता था कि पैसों की ज़रूरत है। तो बोलते कि नहीं, सिर्फ सोचने का तरीका चेंज करा, उसके अंदर मुझे पता चल गया कि भाई पैसा तो मुझे उधार मिलता है, रॉ मटेरियल का भी पैसा है, रॉ मटेरियल का मैं कमा के चुका सकता हूँ। और मैंने वो सिस्टम करी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें सक्सेसफुल रहा। मैंने सोचने वाली बात है, सिर्फ सोच बदलने से क्या चेंज आ सकता है। बिल्कुल। एक बात और पूछूं आपसे कि जिस तरीके से आपने बताया कि बच्चों की फीस वगैरह जो थे आप स्कूल के नाम पे चेक देते थे, इसी तरीके से स्टाफ और बाकी के दरगाह में जो भी खिदमत गुजार थे जिनको आप पगार देते थे, वो चेक से अदा किया जाता था। देखो, मैं स्टाफ की बात से और आगे की मैं बात करता हूँ। स्टाफ को तो 100% चेक से देना ही है, वो हमारी सिस्टम थी। मगर मुझसे स्वाब कब्रस्तान की सफाई का हम लोग ने काम चालू किया था। तो शुरुआत के अंदर मतलब मैं कैसा था कि मुझसे स्वाब सफाई के लिए मतलब डे टू डे लोग काम करते थे, मजूर होते हैं सफाई के लिए, 2 डेली आते हैं, डेली आके सफाई करके चले जाते हैं, उनको पैसे देते थे। मैंने एक बार वहाँ पे हमारे लोकल मैनेजमेंट जो करने वाले थे उनको मैंने बात किया, मैंने कहा देखिए आप कि आप वहाँ मजदूर को पैसा देते हो, मगर यहाँ कोई इल्ज़ाम लगाएगा कि आप यहाँ से 2,000 रुपये ले गए, मजदूर को 2,000 रुपये के कहने से आपके वाउचर बनाए, मजदूर को 2,000 रुपये दिया, मतलब प्रूफ क्या, इल्ज़ाम आप पे लगेगा। पहले उनको समझाते थे, वो बोलते मजदूर का कहाँ से अकाउंट खुलेगा, मजदूर क्या होगा। हम लोग ने उनको समझाया कि भाई मजदूर को हम लोग परमानेंट मंजूरी देने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं है कि हर रोज मजदूर अलग अलग बदलाएंगे। तो हम लोग ने मुझसे स्वाब कब्रस्तान में जो सफाई करने वाले लोग हैं, गोरखोदिए की बात नहीं करता मैं, वॉचमैन की बात नहीं करता, सफाई करने वाले जो मतलब में डेली बेसिस पे एक जातीय मजदूर लोग हैं, उनका भी अकाउंट खुलवाया था। शुरुआत में उनको थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश करते, समझा के टेबल ट्रैक पे लाते हैं। और हम लोग ने कोशिश ये करी हुई कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी का मोर देन 97% चेक से पैसा जाता था, और यतीम खाने का मोर देन 92% चेक से पैसा अकाउंट पे चेक से जाता था। हम लोग ने हर एक के साथ एक ही सिस्टम करी, भाई वक्फ के साथ काम करना होगा तो आपके बैंक अकाउंट खुलाना पड़ेगा और हम लोग बैंक अकाउंट से पे करेंगे। बहुत जद्दोजहद होती थी, बहुत समझाने की कोशिश करती थी। वो यूँ बोलता था कि हमारे पास अकाउंट खुलाने के 500 रुपये नहीं है, 1,000 रुपये नहीं है। कभी हम लोग कोशिश करते थे उसको मतलब मैं किस तरह से मैनेज करना, बैंक से बात करके, कभी कहीं ना तो कुछ दोस्तों से दिलवाने के हम दे दें, कैसा कुछ भी काम करके अकाउंट खुलवा देते थे। हमारा नीयत एक ही थी कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के साथ कोई भी जॉब करेगा या बिजनेस करेगा या कुछ भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जिसके बीच में होगा, वो अकाउंट पे चेक से ही होगा। ये सिस्टम में हम लोग बहुत कड़क बन के रहे। उसी वजह से आज ये लोग जो हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं उसको हम लोग उनको कह सकते हैं कि हमारे पास हर डेटा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। इसकी वजह से आज लोग हमारे पे उंगली ऊंची नहीं कर सकते। जिस तरह से मैं एक और बात करूंगा कि वक़्फ़ की यानी किराए की प्रॉपर्टी भाड़ा चिट्ठी ट्रांसफ़र होती है, तो एक अमाउंट का डील होता है। कोई एक बंदा है, कोई एक दुकान किसी और के पास दे, तो उसमें 10 लाख रुपये ट्रांसफ़र फी लेगा, यानी वो 10 लाख रुपये वो ले रहा है। अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी ने उसमें भी कायदा बहुत क्लियर करा कि 30% हम लोग लेंगे, 70% यानी कब्जेदार ले जाएगा। ये कायदा बनाया, यानी 10 लाख में प्रॉपर्टी की डील हुई तो 7 लाख रुपए वो ले जाएगा, 3 लाख रुपए हम लोग लेंगे। यानी पुराना जो है दुकानदार, हाँ, वो किसी को भाड़ा चिट्ठी ट्रांसफर कर रहा है, हाँ, तो कब्जा ट्रांसफर कर रहा है। तो कैसा है कि एक सिस्टम बनी हुई है, इंडियन की सिस्टम है। इस्लाम के शरीयत के हिसाब से तो उसके कुछ भी पैसा लिए बगैर देना चाहिए। मगर एक भी बंदा है, ऐसे 5-7 बंदे एग्जाम्पल है, वो भी अच्छे लोग हैं, मगर 900 में से सिर्फ 5 बंदे, वो भी पिछले 15 साल में, वो सोचने वाली बात है। सिखों ने एक मस्जिद जो थी वो मुसलमानों को दी। जी हाँ, और उसमें से 5 में से 3 तो नॉन मुस्लिम है। अच्छा, सिर्फ 2 ही मुसलमान है। वो भी सोचने वाली बात है कि वो लोगों ने मतलब है कुछ भी अवेज में लिए बगैर प्रॉपर्टी रिटर्न अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी दी, और वक्फ कमेटी ने किसी को और को किराए पे चढ़ाई। ये वाली बात है। अभी मैं जो बात कर रहा था वो वाली बात है कि भाई वो पैसा हम लोग ने ट्रांसपेरेंसी क्लियर करी कि भाई वो पैसा लेने का चालू किया।
अब वो पैसा कैसा था कि पुराने ट्रस्टी उसको कैश में लेते थे। क्यों कैश में लेते थे? उनका ये था कि भाई 3 लाख रुपए, एग्जाम्पल 10 लाख में 3 लाख रुपए आए तो वक्फ बोर्ड का फाड़ा जो अपने चैरिटी कमीशन में 2% या 7% है, तो 3 लाख पे 21,000 रुपये वक्फ बोर्ड में चले जाते थे। तो उनने वो सोचा था कि भाई ये पैसा मतलब मैं जो मतलब मैं ट्रांसफ़र फी की जगह पे मतलब मैं सिंगल डोनेशन, कैश डोनेशन रिसीप बनती थी और डोनेशन में चला जाता था वो। हम लोग ने वो सिस्टम बंद करी। हम लोग ने यूँ किया 3 लाख रुपये नहीं देगा, 3,21,000 रुपये देगा। बराबर। जिस तरह से हम लोग अपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते तो इनका अपना उसका डॉक्यूमेंट चार्ज तो देना ही पड़ता है। हम लोगों ने वो सिस्टम बनाए, 3 लाख रुपये ऑफिशियल चेक से लेने का चालू करा, मगर 3,21,000 रुपये लेने का चालू करा और वक्फ बोर्ड को भी देने का चालू करा। इसकी वजह से हुआ क्या, अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी वन ऑफ द मेजर होल्डर यानी बन गई, जो वक्फ बोर्ड को अच्छे से अच्छा कंट्रीब्यूशन देती थी। एवरी ईयर हमारा 10 से 15 लाख रुपए के बीच में कंट्रीब्यूशन जाता ही है पिछले 2-3 सालों से। तो अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी जो मतलब में वक्फ बोर्ड को सबसे बेस्ट फायदा देने वाली बन गई। एक, अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी में जो कुछ भी पैसा आया चेक से पैसा आया, 2 वाली बात। और मतलब मैं उसके अलावा दूसरी बात कि वो आदमी मतलब मैं कितनी बार, जैसे 10 लाख रुपए में सौदा हुआ, अगर वो बोलेगा 3 लाख रुपए कितनी बार, तो हम कहते हैं लो 3 लाख का चेक लेके चलो, उठ के चले जाओ। क्यों? क्योंकि वो भी झूठ मिल नहीं सकता था, क्योंकि जो कुछ भी ट्रांजेक्शन होता था ऑफिशियल होता, चेक से होता था। वो कभी 10 लाख में ट्रांजेक्शन करके बोलेगा कि 3 लाख में हुआ है और 3 लाख के 30% के हिसाब से आपके 90,000 बनते और 2,10,000 मेरे बनते। वो यूँ कहता। हम उनको कहते थे काम करो, 3 लाख रुपए का चेक लेके चले जाओ। आपने 3 लाख में डील करी हुई है तो 3 लाख में डील लेके चले जाओ, तो झूठ पकड़ा जाता था। हम लोग ने ये सब सिस्टम में क्रिएट करी। हम लोग चेकबुक लेके ही बैठते थे, कोई भी इंसान ऐसा आदमी आके बताता उसी मिनट पे चेक दे देते थे, तो वो इंसान झूठ होता था तुरंत डर के। और ये माहौल पकड़ा गया तो लोगों को खबर पड़ी कि झूठ बोलना यहाँ पे गुनाह है या गलत है, झूठ बोलेंगे तो फंस जाएंगे। तो हम लोग ने ये सिस्टम ट्रांसपेरेंसी की, जो आपको मैं बात कर रहा था कि भाई भाड़ा की जो ट्रांसपेरेंसी, उसमें ऑलरेडी 30% लेने का स्टार्ट किया, इसलिए वक्फ की आमदनी अच्छी हुई। उसके ऊपर जो टैक्स लेने का चालू करा तो इसलिए वक्फ बोर्ड की आमदनी भी अच्छी हुई। और सबसे बड़ी बात, ये सब की वजह से आज हमारा दामन चौख्खा रहा। वरना क्या होता है कि पुराने ट्रस्टियों ने भी पैसा लिया, वक्फ में जमा कराया और अच्छे काम में इस्तेमाल किया, मगर लोग इस्तेमाल उन पर उंगली ऊंची करते हैं। तो हम लोग ने ये ट्रांसपेरेंसी करी, उसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह इतने कॉन्फिडेंटली मैं बात कर सकता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पे कोई उंगली उठा नहीं सकता। ये सब चीज़ ट्रांसपेरेंसी की वजह से हुआ। तो रिजवान भाई कादरी से हमने जाना कि पहले जो महाना 63,000 रुपये जो इनकम हुआ करती थी, उसकी जगह पर 16 लाख रुपए हर महीने आमदनी आने लगी और साथ ही साथ वक्फ बोर्ड को भी काफ़ी फ़ायदा होने लगा इस आमदनी के ज़रिए। तो दोस्तों, आज इस बात पर मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। फिर हम बात करेंगे रिजवान भाई कादरी से इस टॉपिक पर कि सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी जो है वो यतीम खाने का वहीवट किस तरीके से चलाती है।